प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे प्रकार से होंगे और दिए जा रहे वीडियो नोट्स के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी आशा एवं विश्वास है। हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, अर्थात प्रदत्तों का आरेखीय निरूपण, जिसमें हमने यह बताया था कि प्रदत्तों का आरेखीय निरूपण करने से पहले कुछ बातें हैं जिनको जानना, जिनको सीखना काफ़ी उपयोगी होगा। मगर उसको सीखे हम आगे ग्राफीय निरूपण सही प्रकार से प्रदत्तों का नहीं कर सकते हैं। तो उसमें हमने बताया था कि किस प्रकार से एक्स अक्ष होते हैं, वाई अक्ष होते हैं, और जो धरातल को काटते हैं तो एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं उसे प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, और उसे ओ से प्रदर्शित करते हैं उस बिंदु को। और इस तरीके से जब धरातल को चार भागों में विभाजित कर देते हैं, ऐसे उसके चार खंड हो जाते हैं, 1, 2, 3 और 4। 3-4 खंडों को हम किस तरीके से प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से संबोधित करते हैं, और उस किस चतुर्थांश में कौन सा निगेटिव होता है, कौन सा पॉजिटिव होता है, और कोई बिंदु है तो वह किस चतुर्थांश में पड़ेगी, कोटि क्या है, भुज क्या है। ये बहुत सारी बातें हमने बताई थी, चर्चा की थी। तो आज हम अपने इस वीडियो में उसी के आगे, अर्थात किस तरीके से आरेखीय निरूपण उन प्रदत्तों का किया जाता है। जैसा कि हमने उस दिन भी बताया था कि जो हमारे आरेखीय निरूपण होते हैं वो अधिकतर प्रथम चतुर्थांश में ही होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि जो हमारे आंकड़े होते हैं वो ज़्यादातर पॉजिटिव ही होते हैं। पॉजिटिव होने के कारण, चूँकि प्रथम चतुर्थांश में एक्स अक्ष भी धनात्मक होता है, वाई अक्ष भी धनात्मक होता है, तो जो भी प्रदत्त होते हैं अगर धनात्मक है तो हमारे प्रथम चतुर्थांश में ही होंगे। और हमने इसमें ये भी बताया था कि एक्स वाई की अपेक्षा अधिक लंबाई की दृष्टि से अधिक होना चाहिए। अर्थात अगर उसमें हम देखें तो 2:3 या 3:4 के अनुपात में रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, देखने में आकर्षक लगता है। तो आज हम लोग उस दिन, जैसा कि हमने हिस्टोग्राम के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की थी कि कैसे हिस्टोग्राम बनाते हैं, तो आज हम लोग हिस्टोग्राम पर बात करेंगे। उसके बाद और जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसमें भी बात करेंगे एक एक करके। तो आज हम लोग हिस्टोग्राम, जिसको हिंदी में दंडाकृति बोलते हैं, पर बात करेंगे। तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। क्या है हिस्टोग्राम, किसे कहते हैं, और हिस्टोग्राम का किस प्रकार से आरेखीय निरूपण किया जाता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हिस्टोग्राम क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ब्लैक बोर्ड पे। हिस्टोग्राम हिंदी में इसको दंडाकृति बोलते हैं, दंडाकृति बोलते हैं। ठीक, तो इसको इस पर हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दंडाकृति मतलब डंडे के आकार का हो।
तो इसीलिए इसको दंडाकृत बनाते समय क्या करते हैं हम, दो चीज़ें होती हैं जैसा कि वहाँ पे हमने देखा, अनग्रुप्ड और ग्रुप डाटा होते हैं। तो जो हमारे डाटा हैं प्रदत्त हैं उसको हम ग्रुप डाटा में परिवर्तित कर लेते हैं। तो जब ग्रुप में परिवर्तित कर लेते हैं तो उसमें कुछ वर्ग बन जाते हैं हमारे, और उन प्राप्तांक वर्गों को हम किस में लेते हैं, क्षैतिज रेखा में। प्राप्तांक वर्गों को आप लेते हैं क्षैतिज का मतलब समझ रहे हैं, क्षैतिज का मतलब जो पृथ्वी के समानांतर, पृथ्वी के समानांतर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज बोलते हैं। तो पृथ्वी के समानांतर एक क्षैतिज रेखा हम खींच लेते हैं और इधर हमने प्राप्तांक वर्ग को लिख लेते हैं। आप क्या लिखेंगे, हम प्राप्तांक वर्ग को लिख लेते हैं। थोड़ा रेखा खड़ी हो गई, इधर हम लिख देंगे प्राप्तांक वर्ग को, प्राप्तांक वर्ग, और ऊर्ध्वाधर पर हम क्या लिख लेंगे, ऊर्ध्वाधर पर हम लिख लेंगे आवृत्ति, और क्षैतिज रेखा पर प्राप्तांक वर्गों को लिख लेते हैं, और आवृत्तियों को हम कहाँ लिखते हैं, लंबवत रेखा। इसे लंबवत रेखा जो ऊर्ध्वाधर होता है, ऊर्ध्वाधर को लंबवत रेखा, और जो पृथ्वी के समानांतर होता है उसे क्षैतिज रेखा। तो आवृत्तियों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आवृत्तियों को हम यहाँ लिख लेते हैं। अब चूंकि आपको ग्राफ पेपर में होगा तो उसमें खाने बने होते हैं, कुछ पैमाना मान लीजिए 5 खाने बराबर इतना प्राप्तांक, 10 खाने बराबर इतना प्राप्तांक, x अक्ष पे और y अक्ष पे, दोनों अक्ष पे आप पैमाना मान लेते हैं और उस पैमाने को वहाँ पे लिख देते हैं। तो इस तरीके से लंबवत रेखा पर हम आवृत्तियों को कर लेते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमें ग्राफ पेपर पर दो लंबवत रेखाएं इस प्रकार से खींचेंगे कि वह एक दूसरे को वो बिंदु पर काटते हैं, यहाँ पे काट रहे हैं, इसे हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। और पैमाना बनाते समय हमें यह भी ध्यान रखना है कि चित्र की ऊंचाई और चौड़ाई लगभग क्या रहनी चाहिए, 3:2 अथवा 3:4 के अनुपात में ही रहे, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आधार रेखा तथा लंब रेखा के लिए पैमानों का निर्धारण जब हम कर लेते हैं तो निर्धारण करने के उपरांत जो पैमाना है उसके आधार पर हम आधार रेखा पर समान दूरी पर प्राप्तांक वर्ग लिख लेते हैं, और लंब रेखा पर समान दूरी पर हम आवृत्तियों को लिख देते हैं। तो इस प्रकार से जब आवृत्तियों उसको लिख देंगे तो अब क्या करेंगे, आधार रेखा पर जो लिखे वर्ग हैं उनकी दूरी पर उनकी आवृत्तियों के अनुरूप दंड या आयत, दंड ऐसे क्या कहते हैं, आयत, आयत मतलब समझते हैं, आयत मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है, यानी जिसको आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसे आयत कहते हैं। तो इस तरीके से आयत की आकृति बनेगी, और आकृति में खाली स्थान को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तरीके से कुछ कृत्रिम आधार रेखा का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से एक हम कोई उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण के माध्यम से हम एक चित्र आपके सामने बनाते हैं। तो सबसे पहले सारणी होगी, सारणी में हम बना लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी, 3 चीज़ें होंगी इसमें, आवृत्ति होगी और प्राप्तांक वर्ग होगा। आवृत्ति होगी और क्या होगा, प्राप्तांक वर्ग होगा। तो सबसे पहले हम आवृत्ति और प्राप्तांक वर्ग को देख लेते हैं। कोई एक वर्ग ले लेते हैं, है ना, जैसे कि हमने जो नोट्स में दिया है उसी को ले करके हम समझा देते हैं आपको कि चलिए उसी को ले लेते हैं। तो यहाँ पे यही हम ले लेते हैं प्राप्तांक वर्ग, इसको हम CI लेते हैं और आवृत्ति किया नीचे शुरू करते हैं क्या, 20 से 24, 20 से 24, 25 से 29,
30 से 34, 35 से 39, 40 से 45 और 40 से 44, 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54, 55 से 59, 55 से 59। ये हमने एक आवृत्ति ले ली। अब इसमें इसी सापेक्षम आवृत्तियाँ लिख देंगे। आवृत्तियाँ क्या क्या हैं इसकी? 1 2 5, 1 2 5, 1 2 5, 8 11 9, 8 11 9 और 3 1 3। ये आपका प्राप्तांक वर्ग हो गया। इसके माध्यम से हम कैसे दंडाकृति का निर्माण करें। जैसा कि हम जानते हैं कि इसके जो निम्न वास्तविक सीमा, हर वर्ग की निम्न वास्तविक सीमा हम इसमें लिखते हैं। निम्न वास्तविक सीमा जैसे पहला क्या है 20 से 24, तो 20 निम्न सीमा है। इसको हम जैसा पहले ही बताए हैं कि निम्न वास्तविक सीमा में क्या करते हैं 0.5 घटा देते हैं। जितना मान लो 20 है तो 0.5 घटाएंगे कितना 19.5। फिर आ जाएगा आपका 24.5, फिर हो जाएगा आपका 29.5। फिर इस तरीके से सारे वर्गों को हम लिख लेंगे। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं 19.5, 24.5, 29.5, 34.5, 39.5 सबको लिख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा प्राप्तांक वर्ग है 19.5। यहाँ लिखेंगे 19.5, फिर 24.5 हो गया, फिर 24.5 के बाद हो जाएगा 29.5, 29.5, फिर 34.5, 34.5, 34.5 हो गया, फिर 39.5, 39.5 हो गया और फिर आपका हो जाएगा। इसको मिटाना पड़ेगा, जो छोटा बाबा है तो मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं। आप इसमें तो 39.5 हो गया, फिर आपका 44.5, 44.5, फिर 49.5, 49.5 और 54.5, 54.5 ये हो गया। अब इतना हमने लिखने के बाद 54.5 एक और आएगा 59.5, 59.5 लास्ट वाले 59.5। क्या बोलते हैं यहाँ पर, इसको भी हम लिख लेंगे। अब इसका हम दंडाकृत बना लेते हैं, है ना। इसमें भी हम कुछ प्राप्तांक 2 का करके पैमाना लिख लेते हैं। 0, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, 8, 10 और 12। इस तरीके से विभिन्न हम यहाँ बना लेते हैं। फिर उसके बाद खींच लेते हैं दंडाकृत। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये वर्ग है यानी 20 से 24 वाले वर्ग में आवृत्त कितना है 1। आवृत्त कितना है 1। तो 19.5 से लेकर के और 24.5 ये आवृत्ति 1 है, तो इसकी ऊंचाई ये हो जाएगी और हम यहाँ से खींच के इसको ज़्यादा ठीक है, थोड़ा सा कम होगा आधा उसका ये होगी। फिर अगली दूसरी आवृत्ति क्या है 1 के बाद 2 है, इसी के आगे जैसे इसको 2 तक कर देंगे, यहाँ तक कर देंगे
इसको बढ़ा के यहाँ कर देंगे। फिर उसके बाद क्या है 5, तो इसको आपको 5 यहाँ है, 5 तक ला करके यहाँ पे और इसको 34 तक कर दें। ये हो गया आपका, ये हो गया 2, ये हो गया 5। फिर अगला 8 यहाँ तक, इससे क्या करके 8 यहाँ तक है ना, यहाँ तक करके अब तक ला देंगे। ये हो गया आपका 8 हो गया। फिर उसके बाद 11 तक ले जाएंगे आप, ये हो गया 11 है ना, इसको यहाँ तक ला देंगे। ये हो गया आपका 11 हो गया। फिर इसको मिटाना पड़ेगा, ग्यारह के बाद फिर क्या है 9, यहाँ पे 9 यहाँ आएगा लगभग, हाँ यहाँ, तो ये आपका हो गया 9। फिर 9 के बाद क्या है, 9 के बाद 3 कहाँ है, फिर इसके बाद 1, इस तरीके से दंड आरेख बन गया, दंड आरेख बन गया। तो इस तरीके से ये बन गया आपका चित्र। तो ये चीज़ आप बना सकते हैं। कहे आपसे पूछा जाएगा कोई भी एक ही, कोई भी 50 बच्चों का प्राप्तांक वर्ग बनाइए और इस प्राप्तांक वर्ग का दंडाकृति खींचिए, बनाइए। तो उसमें आप कोई भी एक प्राप्तांक वर्ग ले सकते हैं, आकि उसमें पेपर में क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, जैसा भी रहे आप उसको इस तरह से बना लेते हैं। एक्स अक्ष पे प्राप्तांक और वाई अक्ष पे आवृत्ति को ले लेते हैं, पैमाना ले लेते हैं। पैमाना बनाने के बाद आप इस तरीके से एक्स और वाई अक्ष दोनों बनाते हैं कि ये वाई 2 रहे। मान लीजिए अगर एक्स अक्ष की लंबाई 12 है तो वाई अक्ष की लंबाई 9 होनी चाहिए। ठीक, मतलब 2 अनुपात 3 का अनुपात रहे या 3 अनुपात 4 का अनुपात रहे। इस तरह से करके आप उनको निम्न वास्तविक सीमा प्राप्तांक वर्ग की लिख लेते हैं। निम्न वास्तविक सीमा लिखने के पश्चात जिस वर्ग में जो भी आवृत्ति होगी उस एक्स अक्ष वाले में प्राप्तांक वर्ग को देखेंगे, वाई अक्ष में आवृत्ति को देखेंगे और उसके कटान बिंदु को मिलाते हुए एक आयत आप बनाते चले जाएंगे। एक बार का आयत बन गया यहाँ पे, कहीं से दूसरा शुरू हो जाएगा, फिर कहीं दूसरा शुरू हो जाएगा, तीसरा शुरू हो जाएगा। तो इससे हमारी कैसी है, इंक्लूसिव समावेशी श्रेणी। तो ये तो गंदा है। अब दूसरा आता है फ्रीक्वेंसी उलेगा गाँव, है ना। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति बहुभुज, फ्रीक्वेंसी उलाय गौन। तो इस पे हम लोग बात करेंगे क्या है आवृत्ति बहुभुज क्या है। दूसरा वैसे ही बनेगा, थोड़ा इसमें अंतर क्या है कि इसमें हम उसका जो मध्य बिंदु निकाल लेंगे और मध्य बिंदु से आवृत्ति जो वर्ग है उसमें कर लेंगे। और इसके लिए ये भी है कि एक वर्ग ऊपर और नीचे हम जोड़ देते हैं और जिसकी की क्या होगी आवृत्ति उसकी हम शून्य ले लेंगे। एक एक वर्ग दोनों में जोड़ देते हैं, ऊपर भी जोड़ देंगे नीचे भी जोड़ देंगे। जो अंतिम है उसके आगे और जो जहाँ शुरू हो रहा है उससे एक पहले जोड़ करके उस वर्ग के सामने आवृत्ति के सामने क्या लिख देंगे हम 0 शून्य मान लेते हैं। और इस तरीके से हम एक्स अक्ष पे उसको प्राप्तांक लिख लेते हैं, प्राप्तांक वर्ग का मध्य बिंदु लिख लेते हैं और वाई अक्ष पे क्या लिख लेंगे हम आवृत्तियाँ लिख लेंगे। और इस तरीके से हम मिला देंगे और वो बिंदु कटान बिंदु हर रख करके उसको
एक सरल रेखा से मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे। इस तरीके से बहुत सारे आवृत्तियाँ बन जाएंगी और एक आवृत्ति बहुभुज निर्मित हो जाएगा। तो इस तरीके से आवृत्ति बहुभुज का एक आरेखीय निरूपण कर लेते हैं। तो जब दो लास्ट में और अंत में एक एक वर्ग बढ़ा देते हैं, उस वर्ग के सामने की आवृत्तियों में क्या करते हैं, एक एक वर्ग जोड़ देते हैं और उसमें आवृत्तियाँ शून्य रख देते हैं। अब विभिन्न आवृत्तियों की कुल आवृत्तियों को उन वर्गों के मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। मध्य बिंदुओं पर केंद्रित मान पर बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं और फिर इन सब बिंदुओं को एक क्रम से सरल रेखाओं के द्वारा हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। और इस प्रकार से जो बहुभुज बनेगा उसे हम आवृत्त बहुभुज कहते हैं। और आवृत्त बहुभुज को एक तरीके से हम भी दिखा सकते हैं कैसे बनता है इसका। आइए हम लोग आवृत्ति बहुभुज या फ्रीक्वेंसी को लोग गाँव का निर्माण करते हैं। आवृत्त बहुभुज फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति बहुभुज, आवृत्ति बहुभुज, बहुभुज ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं आवृत्ति बहुभुज को फ्रीक्वेंसी। चलिए हम लोग बनाते हैं आवृत्त बहुभुज किस प्रकार से बनते हैं, आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो पहले तो एक सारणी बना लेते हैं, इसे हम बना लेते हैं, दोनों तरफ बन जाएगा। इधर हम सारणी बना लेते हैं और सारणी वर्गाकार हो जाएगा। अरे ऐसे उसकी कुछ भी देख सकते हैं कि मध्य बिंदु और ये फ्रीक्वेंसी ऐसे आप देख सकते हैं। तो अंतराल हम कहाँ शुरू करते हैं, जैसे कि भाई पीछे वाला ही उदाहरण ले लेते हैं। और पीछे वाले में कहाँ से शुरू था हमारा, 20 से 24। कहाँ शुरू था, 20 से 24, 20 से 24, फिर 25 से 29, फिर 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44 और 45 से 49, 50 से 54, 55 से 59, 60 से 64। हमने एक वर्ग यहाँ पे बढ़ा दिया, कहाँ था, 55 से 59 तक ही था। हमने क्या कहा कि एक वर्ग हम बढ़ा देते हैं, ऊपर भी एक नीचे ही बढ़ा देते, नीचे भी हम बढ़ा देते, नीचे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 19 से 23, क्या हो जाएगा 15 से 19, एक नीचे कर लेते हैं, 15 से 19 हो जाएगा, 15 से 19। एक बार नीचे बढ़ गया हमारा, एक बार ऊपर। ठीक, क्या है इसका माने कि एक नीचे बढ़ा लेते हैं, ऊपर बढ़ा लेते हैं। तो एक जब नीचे बढ़ गया तो ये देखिए, दिख रहा है, दिखा। तो एक नीचे बढ़ा लेते हैं, एक ऊपर बढ़ा लेते हैं। उसके सामने फ्रीक्वेंसी के सामने क्या लिख देते हैं, जी, यहाँ नीचे को लिख दिया और यहाँ पे नीचे। ठीक, अब दोनों में 0 लिखने के पश्चात
अब 0 आ गया। फिर मध्य बिंदु सबका लिख लेते हैं, सबका मध्य बिंदु देख लीजिए। इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 17, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 22, इसका कितना हो जाएगा 27, और इसका हो जाएगा 32, इसका हो जाएगा 37, इसका हो जाएगा 42, इसका हो जाएगा 47, इसका हो जाएगा 52, इसका हो जाएगा 57, और इसका हो जाएगा 62। इस तरीके से हम सबका मध्य बिंदु लिख लेते हैं। और फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, जैसा कि हमने बताया कि जो बढ़ाते हैं उसके सामने हम फ्रीक्वेंसी को 0 रख देते हैं। तो हमने उसको 0 रख दिया वहाँ पे। अब हम फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 2 5 8, नीचे से है 1 2 5 8, 1 2 5 8 11 9 3 1, 11 11 9 3 1 फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी। अब हम क्या करेंगे कि x अक्ष पे हम मध्य बिंदुओं को लिख लेंगे और y अक्ष पे आवृत्तियों को लिख लेंगे। चलिए बना लेते हैं x अक्ष और y अक्ष। दिख रहा है यहाँ तक? ये हम बना लेते हैं y अक्ष, ये x अक्ष हो गया, ये बिंदु का नाम, और ये y अक्ष हो गया। अब हम मध्य बिंदु को कहाँ लिखेंगे, x अक्ष पे। मध्य बिंदु को कहाँ लिखेंगे, x अक्ष पे, और आवृत्तियों कहाँ लिखेंगे, y अक्ष पे। आवृत्तियों कहाँ लिखेंगे, y अक्ष पे। ये हो गया आपका मध्य बिंदु। मध्य बिंदु x अक्ष पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिए मध्य बिंदु, मध्य और यहाँ पे हो जाएगा आपका लिख लेते हैं मध्य बिंदु। कहाँ शुरू है, 17 से। 17 से हम लोग शुरू करते हैं, है ना। तो 17 22 17 22 27 32 37 42 47 52 57 और 62। यहाँ तक हमने लिख दिया। अब फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 0, यहाँ पे 0 0 से 2 4 6 8 10 हमने लिख। अब चलिए इसे पहले क्या 17, ये x अक्ष पे 17 है, तो y अक्ष कितना है 0। तो इसको एक बिंदु यहीं आ गया, फिर दूसरा बिंदु कहाँ आएगा 22 पे 1, 22 पे 1 यहाँ पे आता है, एक बिंदु यहाँ आ गया। फिर 27 पे 5, 27 पे 5 आकर कहाँ जाएगा, है ना, यहाँ पे 27 से 5 हो गया। फिर 32 पे 8, 32 पे 8 आपका ये आ गया, 32 पे 8 हो गया। फिर 1 2 3 4 गड़बड़ हो गया भाई, फिर से देख लीजिए। ये आपका यहाँ से 0 हो गया, 1 हो गया, फिर 22 पे 17 0, 22 पे 1 हो गया, फिर
22 पे 1 हो गया, 27 पे 2 हो गया, 27 होगा छोड़ गया ना, 27 पे कितना होगा 2, 27 पे 2 हो गया, और 27 पे 2 हो गया, 32 पे 5 हो गया, 32 पे ये हो गया आपका 5 हो गया, और 37 पे 8 हो गया, 37 पे हो गया 8, 37 पे 8, फिर 42 पे 11, 42 पे 1 का हो गया 11, 42 पे 11 हो गया, फिर 47 पे 9 हो गया, 47 पे 9 हो जाएगा आपका, 47 पे 9 हो गया, फिर 40 पे 9 हो गया, और 52 पे 3, 52 पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि आपका ये 52 पे 3 हो गए, 57 पे आपका 1 हो गया, और 62 पे जी यहाँ पे आ जाएंगे जी। तो आप क्या करते हैं, इनको सबको आप मिला दीजिए सरल रेखा के माध्यम से, इसको आप यहाँ से मिला दीजिए, फिर इसको 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 यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, और इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, और बन गया आवृत्ति बहुभुज, ये आपका आवृत्ति बहुभुज बन गया। इस तरीके से आप आवृत्ति बहुभुज बना लें। फिर आवृत्ति बहुभुज के पश्चात कहते हैं संचयी आवृत्ति वर्ग, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। हम लोग अब उसको भी देख लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्ग किस प्रकार से बनाए जाते हैं, आइए उसको हम भी देख लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्ग में क्या नई चीजें होती हैं, इसमें क्या है संचयी आवृत्ति वर्ग, संचयी आवृत्ति वर्ग। आप इसको मिटा देते हैं, संचयी आवृत्ति वर्ग, संचयी आवृत्ति संचयी आवृत्ति कर्व है वर्ग। इसे क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं, CFC, फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होते हैं संचयी आवृत्ति। इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का क्या तरीका है कि सबसे पहले जब संचयी आवृत्तियों को हम लेकर के जो वक्र बनाया जाता है उसे हम संचयी आवृत्ति वक्र कहते हैं। और संचयी आवृत्ति वर्ग बनाते समय यह ध्यान देना चाहिए कि जो विभिन्न वर्ग हैं उनकी संचयी आवृत्तियाँ को उन वर्गों की जो वास्तविक, इसमें निम्न सीमाएँ थी, यहाँ पे उच्च सीमाएँ, वास्तविक उच्च सीमाओं पर हम एक तरीके से अंकित कर देते हैं और इस तरीके से अंकित करके हम उसको दिखा सकते हैं। जैसा कि एक सारणी के माध्यम से हमने इसमें नोट्स में बताया है कि कैसे बनाया जाता है। और संचयी में यह ध्यान रखना है कि इसमें संचयी आवृत्ति हमें निकालना है। संचयी आवृत्ति निकालना है, वर्ग कोई भी रहेगा, एक प्राप्तांक वर्ग ले लीजिए, आवृत्ति ले लीजिए, उसका संचयी आवृत्ति। तो आज हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाया जाता है उसको भी हम यहीं पे देख लेते हैं, है ना।
बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं वो भी जान लें और जो जानते हैं वो भी थोड़ा सा पुनः उसको स्मरण में ला लें। तो आइए हम लोग संचयी आवृत्ति पर कोई भी वर्ग ले लेते हैं, एक वर्ग अंतराल ले लेते हैं, आवृत्ति ले लेते हैं। तो सारणी के माध्यम से वर्ग अंतराल हो गया, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और CF, इसे हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, तो हम ले लेते हैं कोई भी वर्ग अंतराल ले लेते हैं। कहाँ शुरू करेंगे? 0 से शुरू करते हैं वर्ग अंतराल में। 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 और 40 से 49, 50 से 59 और 60 से 69, 70 से 80 से 90, कोई भी वर्ग अंतराल ले लेते हैं। अब उस वर्ग अंतराल के कुछ आवृत्तियाँ निकाल लेते हैं, है ना। मान लीजिए कि आवृत्ति ये ले सकते हैं 2, 6 और 3 और 9, 8, 7, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वैसे हम CF निकाल लेते हैं। CF निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? संचयी बारंबारता निकालने के लिए, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले नीचे से शुरू करेंगे, यानी जहाँ से हमारा वर्ग अंतराल शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, वहाँ से हम शुरू करेंगे और उसके नीचे जिस वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता निकालनी होती है उस वर्ग को लेकर के और उसके नीचे तक की समस्त आवृत्तियों को हम जोड़ कर लेते हैं। यानी जिस वर्ग अंतराल की आवृत्ति है उसको ले करके और उसके नीचे तक की जो भी आवृत्तियाँ उसको जोड़ करके उसके सामने वाले संचयी बारंबारता यानी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में उसको लिख देंगे। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल 0 से 9 वाले के बीच की बात है। तो 0 से 9 के सामने आवृत्ति कितनी है? 2 है। अब इसके पहले इससे नीचे तक की समस्त आवृत्ति, इसके नीचे कोई आवृत्ति है नहीं है, तो नीचे 0 है, तो 0 और 2 मिला कितना हो गया? 2 हो गया। इसलिए नीचे यहाँ पे कितना लिख देंगे? 2 लिख देंगे। अब फिर हम यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे तो 6 हो गया, इसके नीचे कितनी आवृत्तियाँ हैं? 2, इस 2 को जोड़ देंगे, 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 आया। अब 4 के नीचे कौन कौन सी आवृत्ति है? 6 है और 2 है, इसको जोड़ देंगे, 6 और 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये लेकर के सारे को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ये नीचे तीनों को मिला कर कितना हो गया है? 12, 12 3 15 हो गया। फिर इसके आगे नीचे की समस्त जोड़ करके इसको नीचे की समस्त जोड़ कितना है? 15 प्लस 9 जोड़ के कितना हो जाएगा? तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे संचयी आवृत्ति वक्र बनाएंगे, संचयी आवृत्ति वक्र बनाएंगे। तो इसमें हमने एक चीज बना लिया, जो संचयी जुड़ा है इसलिए सोच लीजिए इसमें संचयी बारंबारता हमें निकालना होगा। तो इस तरीके से हम उसको निकाल लेंगे। निकालने कैसे विधि हमने बताया। फिर कोई भी डाटा हम ले लिए हैं उसके माध्यम से आप क्या लेंगे? निम्न वास्तविक सीमा। क्या लिखेंगे आप? उच्च वास्तविक सीमा। उच्च वास्तविक सीमा निम्न नहीं, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, उच्च वास्तविक सीमा को हम लिख लेंगे x अक्ष पे और y अक्ष पे हम उसके संचयी आवृत्ति को लिख लेंगे और इस तरीके से दिखाएंगे हम। वही आप चलिए बना लेते हैं। ये हो गया आपका, यहाँ पे लिख लेंगे संचयी आवृत्ति
प्राप्तांक, नीचे प्राप्तांक लिख लेंगे, प्राप्तांक दिख रहा है, नीचे प्राप्तांक हो गया और यहाँ पे संचयी कारक सीएफ लिख लेंगे। कहाँ से हम शुरू करेंगे? उच्च वास्तविक सीमा। तो उच्च वास्तविक सीमा क्या है? 0 से 9 है तो 9.5, 19.5 है ना, इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे 9.5। कहाँ शुरू करेंगे? 9.5। जीरो हो गया, 0 से फिर 9.5 हो गया, फिर 19.5 हो गया, फिर 29.5, 29.5, फिर 39.5, फिर 49.5, 59.5, 69.5, 79.5, 79.5 और फिर 89.5, 89.5। यहाँ तक हम लिख लेंगे। इसमें आप लिख लेते हैं कांड आपका गया है 47 तक गया है। तो 10 से इसमें बना लेते हैं। 0 से यहाँ तक 10 हो गया, यहाँ तक हो गया 20, ये हो गया 25, ये हो गया 40, ये हो गया 50, ये हो गया 60, 47 तक गए। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। 0 से 9 में संचय आपको कितना है? तो 0 से 9 संचय आपको कितना है? 2। तो यहाँ पे हम लगा देंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे आएगा, ये हो गया। फिर उसके बाद 8, यहाँ पे कितना हो गया? 8। थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ पे 8 हो गया। फिर 12, यहाँ पे कितना हो गया? 12, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, 10 तो 12 हो जाएगा, 12 हो गया। फिर 15, 22 और 5 पे 15 है, 15 को हम लगा लेंगे, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ये 15 हो गया। फिर 24, फिर 15 के बाद यहाँ पे आप 24 ये लगभग यहाँ पे आ जाएगा, 24 हो गया। फिर 32 हो गया, 32, 30 है, इससे थोड़ा सा ऊपर ये हो गया 32 आपका। फिर 39, यहाँ पे आ करके ये थोड़ा सा इससे नीचे हो जाएगा, यहाँ 39 हो गया। और फिर आपका कितना हो जाएगा? 39 के बाद 45, यहाँ पे आपका हो गया 45 का 50, तो 45 लगभग यहाँ पे है। हाँ, ये 45 हो गया। फिर 47, यहाँ पे आप देख लीजिए 47 कहाँ है? ये 45 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 47। अब इसको सबको आप मिला दीजिए सरल रेखा के माध्यम से, है ना। यहाँ से शुरू कर दीजिए, आप इसको यहाँ से मिला दीजिए, बन गया। तो इस तरीके से क्या हो गया? हमारा संचयी आवृत्ति कर्व बन गया। एक और बचता है पाई चार्ट, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पाई चार्ट क्या है? पाई हम लोग देख लेते हैं। पाई चार्ट ये चीज़ समझ में आ गई, क्या करना है? एक क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे हम उसका, और उसको उसकी उच्च वास्तविक सीमाओं को यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स अक्ष पे,
और वाई अक्ष पे संचयी बारंबार तब निकाल लेंगे, उसके सापेक्ष जो संचयी आवृत्ति है इसको पैमाना मान के हम निकाल लेंगे, उसको कर लेंगे, फिर सारे खींचते हुए एक रेखा खींच देंगे। आइए हम लोग चलते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या है इसकी बात करें। पाई चार्ट, पाई चार्ट क्या है इसमें हम लोग थोड़ा सुन लेते हैं क्या है पाई चार्ट। पाई चार्ट को हम वृत्त चित्र हिंदी में बोलते हैं, वृत्त चित्र या पाई चार्ट, इसको मिटा देते हैं। हिंदी बोलते हैं पाई चार्ट क्या है। वृत्त चित्र को हम इसको क्या कहते हैं, कोणीय चित्र भी कहते हैं, या इसे चक्रारेख चक्र भी कहते हैं। और इसका प्रयोग हम साधारणतः वहाँ पे करते हैं जहाँ पे किसी समूह की संरचना या गठन को स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है, तो इसका हम प्रयोग इस तरीके से पाई चार्ट का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं वृत्त के केंद्र में 360 अंश का कोण बनता होता है। तो इस कोण को हम समूह के विभिन्न उपसमूहों में क्या करेंगे, विभाजित कर लेते हैं, विभाजित कर दिया जाता है। और प्रत्येक वृत्तखंड को उससे संबंधित जो उपसमूह होते हैं, यानी उस समूह में जो छात्र की संख्या है उस छात्र की संख्या से हम क्या करेंगे, उसको नोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। और वृत्त चित्र को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, विभिन्न उपसमूहों के लिए हम कोणों का मान निकालें। जो विभिन्न उपसमूह है उसके लिए हम कोण का मान निकाल लेते हैं, और कोण का मान निकाल करके हम उस वृत्त को उस कोण के सापेक्ष उसको हम विभिन्न अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। चाहे उसको अलग कलर से आप कर लीजिए, अलग रेखाओं के माध्यम से कर दीजिए, जिससे देखने में अच्छा लगे और वो अलग अलग प्रदर्शित होता रहे। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं और एक पाई चार्ट। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि कोई एक विद्यालय है, विद्यालय में पढ़ने वाले 600 छात्र हैं। उन 600 छात्रों में से 200 छात्र जो हैं वो उच्च आर्थिक सामाजिक स्तर से आते हैं, 250 छात्र मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर से आते हैं, और जो 250 छात्र मध्यम से आते हैं, 150 छात्र निम्न स्तर से आते हैं। तो इस तरीके से जो सामाजिक स्तर है उसको विभिन्न ढंग से क्या करेंगे, वृत्त चित्र में इसको प्रस्तुत कर लेंगे। और प्रस्तुत करने के पश्चात हम इसको उसको पाई चार्ट के माध्यम से दिखा सकते हैं। अब हम जैसे बना लेते हैं और उसको हम कोण में डिवाइड कर लेंगे और उसके पश्चात हम उसको वृत्त चित्र में दिखा देंगे। तो आइए हम लोग उसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। अब मान लीजिए सामाजिक आर्थिक स्तर, इसको 3 भाग में करेंगे, चार्ट बना रहे हैं। सामाजिक आर्थिक स्तर हो गया, ठीक है। फिर अब इसको हम विभिन्न अंश में बदल देंगे। अंश में बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ छात्र कितना है, 600। तो 600 में अगर हम देखें 600 छात्रों में कितने दिखाएंगे हम, 360 अंश से दिखा रहे हैं, 360 अंश से दिखा रहे हैं। तो 200 छात्रों में कितना अंश हो जाएगा, तो 200 छात्र हो जाएगा 360 200 बटा 600। इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा आपका 636, 120 अंश। कितना हो जाएगा, 120 अंश आ जाएगा, 120 अंश हो गया। इसी तरीके से इसको 250 वाले में दिखा लेंगे। 250 वाले में देखेंगे कितना आ जाएगा, 150 अंश आ जाएगा,
120 अंश हो गया, 150 अंश हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 अंश। कितना हो जाएगा, 90 अंश। इसको कैसे निकालें, इसी के आधार पर आप सब निकाल सकते हो। फिर उसके बाद जब अंश हम निकालें तो अंश में आप दिखा सकते हो। एक वृत्त चित्र बना लीजिए, एक वृत्त बना लेते हैं, और एक वृत्त में इसको केंद्र हो गया, केंद्र के अनुसार इसको विभिन्न अंश में बांट लेते हैं। पहले सबसे पहले हम 90 अंश बना लेंगे। तो 90 अंश बनाने के लिए क्या करेंगे कि ये लंबा रेखा ऐसे ये 90 अंश का हो गया, है ना, कितना हो गया, 90 अंश का हो गया। और फिर इसी में हम बना लेते हैं 120 अंश का बना लेते हैं, इसीलिए जाएगा 90 हो गया, और फिर 10 20 ये लगभग कितना आएगा तो आप देख सकते हैं, है ना। ये 120 अंश का ये हो गया, 120 अंश का हो गया, ये 150 अंश का यहाँ बन जाएगा। फिर ये इसको तीनों पाई चार्ट के माध्यम से दिखा सकते हैं। इसको आप अलग अलग रंग से तीनों कामों को भर देंगे, अलग अलग तरीके से इसमें इस तरीके से दिखा देंगे, और इसको आप इसे थोड़ी उसको और इसको खाली रख दीजिए, ऐसे विभिन्न अलग अलग रंगों से रख दीजिए। 150 वाला कितना है, ये 250 साथ यानी मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर मध्यम का हो गया, और ये इसका हो गया, ये हो गया उच्चतम, और ये हो गया आपका निम्नतम। इस तरीके से तीनों वर्गों की संरचना दिखा दी। इसमें मध्यम वर्ग कितना आते हैं, उच्च वर्ग कितना आते हैं, और मध्यम वर्ग कितना आते हैं। तो इस तरीके से आप पाई चार्ट के माध्यम से दिखा सकते हो। यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है तो हम किसी समूह की संरचना या गठन के बारे में जरूरत पड़ती है तो हम उसको पाई चार्ट के माध्यम से, वृत्त चित्र के माध्यम से उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इस तरह से आज हमने कितने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जो भी आपके सिलेबस में, हमने सबके बारे में आज आपको बता दिए। जो भी समस्या होगी, आपको दिक्कत होगी इसमें, तो हम लोग उसको क्लास में इसको एक बार देख लेंगे। क्लास में इसके जो भी डाउट्स होगा उसको आप सीख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, आज तक हम लोग अपना वीडियो यहीं पे रखते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।